नमस्कार, हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आपकी डिमांड पर अब हेल्थ लाइन हफ्ते में 6 बार, यानी कि अब हम आपसे मिलेंगे मंडे टू सैटरडे और हर रोज हम एक नई मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कुछ और बदलाव भी किए हैं, जैसे हमारे बहुत से कॉलर्स लाइंस बिजी होने के कारण हमसे जुड़ नहीं पाते, वो लोग अब हमें ईमेल कर अपने सवाल सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर यानी कि मस्तिष्क कैंसर के बारे में। कैंसर या ट्यूमर का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है कि अब उनकी जिंदगी खतरे में है। ब्रेन ट्यूमर एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी जरूर है, लेकिन आपको इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य से काम लेते हुए इसके सही और वक्त पर इलाज की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रेन ट्यूमर है क्या और इसके लक्षण क्या हैं? सवाल तो ये भी है कि अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो उन्हें इस दौरान क्या करना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क कब करना चाहिए। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, बिना देर किए तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आशीष गुप्ता। डॉक्टर आशीष, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ब्रेन ट्यूमर क्या है। ब्रेन ट्यूमर बेसिकली जैसे एब्नॉर्मल सेल्स वगैरह ब्रेन के अंदर होती हैं, तो वो रैम्पेंट स्पीड से ग्रो करना शुरू कर देती हैं, जिनका कि दूसरी सेल से कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो एक मास की फॉर्म में एक ट्यूमर बन जाती हैं, तो जैसे हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा ब्रेन ट्यूमर मास की तरह बन जाता है ब्रेन में, ये ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन क्या इसके टाइप्स होते हैं? क्या कौन सा, अगर टाइप्स होते हैं तो कौन सा सबसे कॉमन है? यूजुअली ब्रेन ट्यूमर्स के नॉर्मल टाइप्स मैलिग्नेंट और बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स में वी कैन डिवाइड। यूजुअल जो ट्यूमर्स होते हैं वो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ज़्यादा कॉमन है ओल्ड एजेड लोगों में मेनली, बट बिनाइन ट्यूमर्स भी दे आर ऑलमोस्ट इक्वली कॉमन इन नॉर्मल पॉपुलेशन। तो जो कैंसरस ट्यूमर्स होती हैं जिन्हें हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलते हैं, वो ग्लायोमा और ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी उस टाइप के वी कैन ग्रेड देम एक्चुअली। So from grade 1 to grade 4 they are malignant brain tumor जिन्हें हम ग्लायोमा बोलते हैं। अदरवाइज जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो मेनिंजियोमा और पिट्यूटरी ट्यूमर्स और कई तरीके के अलग अलग ट्यूमर्स होते हैं जो कि टोटली बिनाइन होते हैं और वो एक बार ऑपरेशन के बाद यूजुअली रिकर नहीं करते हैं। जी डॉक्टर, जैसा कि ब्रेन ट्यूमर की बात होती है तो ट्यूमर तो होते हैं, क्या सभी कैंसरस होते हैं या कुछ कैंसरस नहीं होते हैं? ऑलमोस्ट 40 to 45% ब्रेन ट्यूमर्स आर टोटली बिनाइन, दे आर नॉट कैंसरस। जी जी, तो इससे कितना खतरा हो सकता है अगर किसी को ये बीमारी हो जाए जो कैंसरस हो, तो उससे क्या हो सकता है किसी मरीज को? कैंसरस ट्यूमर्स भी वो बेसिकली डिपेंड करता है कि ग्रेड क्या है। जो कि लो ग्रेड कैंसरस ट्यूमर्स हैं उसमें भी सर्वाइवल 8 से 12 साल और मे भी कई बार जैसे बिल्कुल ही लो ग्रेड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उनका सर्वाइवल ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ में की तरह भी आदमी कर सकते हैं। जी, क्या इस बीमारी के लिए कोई एज स्पेसिफिक है या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है? ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली किसी भी स्टेज में कहीं भी किसी भी एज में हो सकता है। बच्चों में भी कुछ ट्यूमर्स कॉमन होते हैं, बच्चों में भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है, देन ओल्ड एज में भी हो सकता है। तो इसका एज कोई प्रेडिक्शन नहीं है जी जी कि ब्रेन ट्यूमर इस एज में होगा या आगे चल के होगा, तो इट्स नॉट देयर। जी, क्या बच्चों में, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों में भी होता है, बच्चों में भी काफी ज्यादा ब्रेन ट्यूमर होते हैं, तो क्या उनके कॉमन टाइप्स होते हैं? उनमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है? यूजुअली जो बच्चों में ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स दे आर मच मोर कॉमन। जैसे कि ब्रेन को हम एक छोटा दिमाग करके जैसे बोलते हैं, जो पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स होते हैं दे आर मच कॉमन, जैसे कि मेडुलोब्लास्टोमा है, एपेंडिमोमा है और एस्ट्रोसाइटोमा जो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा बोलते हैं। दीज आर कॉमन ब्रेन ट्यूमर्स इन चिल्ड्रन। जी, जैसे ब्रेन ट्यूमर किसी मरीज को हो जाता है तो उसके सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है? यूजुअली पेशेंट को एक तो हेडेक एक बहुत कॉमन सी चीज होती है, बट एज सच हेडेक एज अ कॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज ऑलमोस्ट 1% इंसिडेंस। मतलब एक हेडेक के अगर पेशेंट में अगर हम ब्रेन ट्यूमर ढूंढने की कोशिश करें दैट इज नॉट इवन 1%। तो बट हेडेक कुछ स्पेशल हेडेक्स होती हैं, जैसे हेडेक एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग बहुत आ रही है साथ में। कई बार वॉमिटिंग के बाद आदमी को थोड़ा सा हेडेक रिलीफ हो जाता है,
तो ये थोड़ा सिम्टम होता है, मतलब दिस कैन पॉइंट आउट टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स ब्रेन ट्यूमर रादर देन प्योर सिंपल हेडेक यूजुअली लोगों को होता रहता है आजकल। और दूसरा है किसी साइड, एक साइड कुछ वीकनेस आ जाना, आधी साइड में बॉडी की कुछ कमजोरी आना जी। कुछ विजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं जी। कई बार आदमी को कुछ इम्बैलेंस इनकोऑर्डिनेशन होता है। एक न्यू ऑनसेट सीजर एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, किसी एडल्टहुड में किसी आदमी को एक बार से दौरा पड़ना शुरू हो जाए या फिट्स आ जाए तो उसमें काफी सिग्निफिकेंट चांस हो सकता है एक ब्रेन ट्यूमर होने का। अदरवाइज यूजुअली हेडेक, वॉमिटिंग एंड इनकोऑर्डिनेशन, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ बेसिकली ब्रेन ट्यूमर। जी जी। डॉक्टर आशीष हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं हरजीत सिंह बोल रहे हैं फिरोजपुर से। जी जी हरजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर आशीष से। हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात करा रहे। हाँ जी हरजीत सिंह बताइए, नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, मेरे फादर साहब के गर्दन से पेन हो रही है जी। हाँ जी हरजीत जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए पहले, उसके बाद सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे फादर साहब के गर्दन से बैक पेन हो रही है जी। हाँ जी। ਉਹਦੇ बारे में पूछना ही है की कारण हो सकता है जी। गर्दन में कारण के बहुत, गर्दन में पेन होने के एक्चुअली कई सारे कारण हो सकते हैं। यूजुअली जैसे आपके फादर हैं तो एज वगैरह भी थोड़ी ज्यादा होगी, तो मोस्टली मुझे लगता है कई बार सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह बोलते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकता है उन्हें हो। जी हरजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ये तो कैंसर से रिलेटेड सवाल नहीं था, इसके अलावा जैसे हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो कैंसर के जैसे आपने लक्षण बताएं, तो क्या इसके दौरान जैसे एक मरीज को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर है, तो फिर उसके लिए कितना मुश्किल होता है इसे एक्सेप्ट करना? क्या उसे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है? ये काउंसलिंग एक बहुत ही अहम पार्ट होता है बेसिकली, एक थेरेपी का एक इट्स पार्ट ऑफ दिस थेरेपी एक्चुअली। पहले काउंसलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज नॉट ऑल ब्रेन ट्यूमर्स आर दैट डेंजरस टू लाइफ एज सच। मेनिंजियोमा वगैरह, सरफेस मेनिंजियोमा होते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं, बहुत टाइप के सिस्ट होते हैं, कई बार ट्यूबरकुलोसिस में भी एक दैट एक्ट्स एज अ ट्यूमर। तो वो बहुत ही सिंपल सी चीजें होती हैं जिनका कि मे बी ऑपरेशन से, और कई बार ऐसा होता है कि इनफेक्ट प्लेन दवाइयों से भी सो कॉल्ड ब्रेन ट्यूमर जैसे बोलते हैं, जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर हुआ, प्रोलैक्टिनोमा है, दैट कैन बी टोटली मैनेज विद ड्रग्स। कई बार एक सिंगल रेडिएशन से, जैसे गामा नाइफ बोलते हैं, कई ट्यूमर्स वगैरह टोटली खत्म हो जाते हैं। तो इसमें डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं थी ब्रेन ट्यूमर में। और यूजुअली बड़े बड़े मेनिंजियोमा भी पता चला आधा ऑलमोस्ट ब्रेन कंप्रेस किया हुआ है, दैट दे आर टोटली रिसेक्टेबल, और आदमी एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है उस ट्यूमर को ट्रीट कराने के बाद। पर कई बार ऐसा देखा गया है डॉक्टर कि जिन्हें ब्रेन ट्यूमर होता है उनके आसपास के लोग होते हैं, उनका भी रोल काफी ये होता है कि उन्हें ज्यादा डरा देते हैं, उनकी फैमिली का रोल, इन सब का कुल मिलाकर रोल कैसा होता है एक मरीज के लिए? क्यों उन्हें ज्यादा कंसोल करने की जरूरत होती है? उनके आसपास क्या लोगों को कैसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना, किस तरह का एनवायरनमेंट बनाना जरूरी होता है? बेसिकली वही मैं बात बता रहा हूँ आपको, नॉट ऑल ब्रेन ट्यूमर्स आर डेंजरस टू लाइफ, मस्ट से दे आर टोटली रिसेक्टेबल मोस्ट ऑफ देम, एंड उसके बाद सर्वाइवल भी बहुत बढ़िया होता है। तो जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि रादर देन पेशेंट को डराने के बजाय वो उनका थोड़ा सा मॉरल थोड़ा सा बूस्ट करें और उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करें, नहीं जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सब चीजें क्योरेबल हैं। आजकल साइंस हैज इवॉल्व्ड सो मच के उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार ब्रेन ट्यूमर हो गया तो पेशेंट ये सोचे कि नहीं जी अभी बिल्कुल डेथ बेड है, और ये इस तरीके का बिल्कुल कुछ नहीं होता जी। ये तो बात हमने कर ली कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लिए क्या टेस्ट वगैरह भी, डायग्नोसिस कैसे करते हैं ब्रेन ट्यूमर? यूजुअली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हिस्ट्री के आदमी को प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया प्राय सिम्टम्स जो होते हैं कि ये थोड़े से मोर स्पेसिफाई, जैसे सीजर आ गया या एक साइड कमजोरी आनी, ग्रेजुअल कमजोरी आनी शुरू हो रही है हाथ पैरों में, प्लस साथ में हेडेक विद वॉमिटिंग है, या विजुअल डिस्टर्बेंसेज हैं, या ब्लड विजन है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। इसके बाद हम पेशेंट को एग्जामिन करना, जनरल एग्जामिनेशन जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें हम उसे टेस्ट करते हैं। हमारे कुछ जिस तरीके से क्रेनियल नर्व्स एग्जामिन करनी है, हाथ पैरों की मूवमेंट, पावर, ग्रेड, और वो सब हमें करना पड़ता है। उसके बाद वी डिसाइड कि हमें इसका, यूजुअली एमआरआई इज वन गोल्ड स्टैंडर्ड बेसिकली डायग्नोज करने के लिए,
क्योंकि सीटी स्कैन भी यूजुअली लोग जनरल फिजिशियन वगैरह उसके पास जाते हैं, तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन एक सीटी स्कैन ही होता है। तो उसमें कुछ एबनॉर्मल सी चीज ब्रेन के अंदर पिकअप हो गई, तो उसके बाद वी गो फॉर एमआरआई, फिर उसके लिए कुछ कंट्रास्ट देने की जरूरत है। तो एमआरआई पे ऑलमोस्ट 100% डिटेक्शन हो जाता है बेसिकली ब्रेन ट्यूमर्स का। जी जी। कई ट्यूमर्स हैं जो कि सीटी स्कैन पे नहीं विजुलाइज हो पाते, जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं या कुछ होते हैं, तो उसके लिए देन वी गो फॉर एमआरआई। उसके बाद एक बार डिटेक्शन हो जाता है, देन वी गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जी जी। डॉक्टर आशीष हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो मैडम, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैडम हम बनारस से बोल रहे हैं, हमारा नाम जतिंदर है। जी जी जतिंदर जी, बताइए, आप अपना सवाल बताइए डॉक्टर आशीष को। मैडम मेरा ब्रेन ट्यूमर है ये। हाँ जी, कौन सा ट्यूमर है जी आपके? राजेंद्र जी, पहले आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम। हाँ जी, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम करने के बाद सवाल पूछिए। सत्य था। हाँ जी, सत श्रीकाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरी मैडम ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ। जी जी। हाँ जी, मैडम, आप- 4 साल हो गए मेरी मैडम ਨੂੰ ब्रेन ट्यूमर है। हाँ जी बताइए। ਔਰ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ये? देखो जी, एक्चुअली एमआरआई जब हम कराते हैं तो उससे हम एक हद तक ऑलमोस्ट 90% बोल सकते हैं कि ये किस ग्रेड का ट्यूमर है, ये कैंसरस टाइप का ट्यूमर है या नहीं है, या ये सिर्फ एक साधारण टाइप की गांठ है। तो उसको एमआरआई कराने के बाद हम उसके बाद उसमें किस तरीके का ऑपरेशन होता है, या इनफैक्ट किस तरीके के कई बार प्योर रेडिएशन या गामा नाइफ या इस तरीके की चीजें भी होती हैं कि विदाउट सर्जरी करे हुए भी हम उसे ट्रीट कर सके। तो ये सब देखने की चीज होती है। मुझे आपके सब जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे आपको लगता है कि कोई मोस्टली पिट्यूटरी ट्यूमर है, क्योंकि आप जैसे सेंटर ऑफ ब्रेन में बता रहे हैं और 4 साल से ब्रेन ट्यूमर लेके ये बिल्कुल ठीक ठाक है, ये बात कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है इनको पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है। बट एग्जैक्टली वो चीजें एक बार एमआरआई स्कैन देखने के बाद और उसके बाद पता लग सकती हैं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद डॉक्टर आशीष। हमारी बातचीत जारी रहेगी ब्रेन ट्यूमर के बारे में। फिलहाल हम रुक रहे हैं आज छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हो तो आप हमें हमारे नई मेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।